ओके, शायद पीपीटी सभी को विजुअल होगी एंड जो हमारे पास टॉपिक बन जाता है वो हो जाता है कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट की अगर मैं डिफिनीशन पे बात करता हूँ तो कॉस्ट क्या कहलाता है? रिवॉर्ड्स ऑफ इनपुट, रिवॉर्ड्स ऑफ इनपुट, जो उत्पादन के साधनों को जो प्रतिफल मिलता है, रिवॉर्ड्स मिलता है इनपुट्स का, अगर हम उसका योग कर देंगे तो वो क्या कहलाएगी? कॉस्ट कहलाएगी। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जो हमारा लैंडलॉर्ड होता है, भूमि का मालिक, उसको रिवॉर्ड के रूप में क्या मिलता है? रेंट मिलता है। उसी प्रकार जो हमारे पास लेबर होता है, लेबर को एज ए रिवॉर्ड क्या मिलता है? वेज मिलता है। ठीक है, उसी प्रकार जो कैपिटलिस्टिक होता है, पूंजीपति, उसको रिवार्ड के रूप में क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। उसी प्रकार हमारे पास जो एंटरप्रेन्योर होता है, या पहले हम कह लेते हैं मैनेजर होता है, मैनेजर को क्या मिलता है? सैलरी मिलती है। और आपके पास लास्ट में बचता है इंटरप्रेन्योर, और इंटरप्रेन्योर को रिवार्ड के रूप में जो मिलता है वो प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस मिलता है। तो इन रिवॉर्ड्स को अगर मैं जोड़ दूंगा तो वो कॉस्ट कहलाएगी। ठीक है, तो ये आपके माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस के अंतर्गत आपसे अगर पूछा जाए कि कॉस्ट क्या है, तो कॉस्ट उत्पादन के साधनों को मिलने वाले पुरस्कार का योग कहलाता है। ठीक है, जितने उत्पादन के साधन होते हैं उनको जो हम पुरस्कार देते हैं, उन्हीं को योग करने पर हमें लागत प्राप्त होती है। अब प्रश्न ये बनता है कि लागतें आखिर कितने प्रकार की होती हैं? तो लागतों का जब हम कॉन्सेप्ट बात करते हैं तो अगर ये हम पूरे रेंट को जोड़ दें, पूरे वेज को जोड़ दें, पूरे इंटरेस्ट को जोड़ दें, पूरे सैलरी को जोड़ दें, पूरे प्रॉफिट या लॉस को जोड़ दें, तो ये जो हमारे पास कॉस्ट निकल के आएगी ये कहलाएगी टोटल कॉस्ट, यानी कुल लागत कहलाएगी। यानी एक उत्पादक को जितनी लागतें वहन करनी पड़ती हैं उस सारी लागतों को हम लोग क्या कहते हैं? कुल लागतें कहते हैं। तो ये टोटल कॉस्ट होती है और टोटल कॉस्ट के नाम से ये जानी जाती है। अब टोटल कॉस्ट में हमको दो प्रकार की कॉस्ट मिलती है। एक कॉस्ट मिलती है टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, और दूसरी हमको मिलती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दो प्रकार की कॉस्ट का आप अध्ययन करोगे। ये किसके अंतर्गत अध्ययन करोगे? टोटल कॉस्ट के अंतर्गत अध्ययन करोगे। अब टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होती है? टोटल फिक्स कॉस्ट वो होती है जो किसी उत्पादक को उत्पादन बढ़ाए या घटाए, चाहे क्यू का मान बढ़ाए चाहे क्यू का मान घटाए, उससे उसकी लागत में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अगर आपको कोई ऐसी लागत दिखाई पड़ती है अपनी कंपनी में, अपनी फर्म में, लेकिन उत्पादन बढ़ाने या घटाने से उसकी लागत में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसको टेक्निकली हम क्या डिफाइन करेंगे? दैट इज कॉल्ड टोटल फिक्स कॉस्ट। ठीक है, जैसे हम एक कंपनी को बनाने के लिए लैंड खरीदते हैं तो ये टोटल फिक्स कॉस्ट होगी। ठीक है, एक कंपनी को हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, ये टोटल फिक्स कॉस्ट होगी। तो टोटल फिक्स कॉस्ट जो होती है वो उत्पादन की इकाइयों से प्रभावित नहीं होती है। वहीं दूसरी कॉस्ट जो आपकी बड़ी पॉपुलर है और जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में टोटल वेरिएबल कॉस्ट के नाम से जानते हैं, टीवीसी के नाम से जानते हैं, ये उत्पादन की इकाइयों पर निर्भर करता है। अगर हम ज़्यादा उत्पादन करेंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा होगा, अगर उत्पादन हम कम करेंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कम होगा। तो ये इस प्रकार निर्धारित की जाती है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन की इकाइयों के साथ ये लागत बढ़ती घटती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि मान लीजिए आप बिस्किट का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हो, तो बिस्किट के प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपको आटा लेना पड़ेगा, आपको चीनी लेना पड़ेगा, आपको एक प्लांट यानी मशीन लेनी पड़ेगी,
कुछ लेबर बढ़ाने पड़ेंगे। इस तरह करके आपको जो कुल उत्पादन बढ़ाना पड़ रहा है उसके परिणाम स्वरूप यानी उत्पादन बढ़ाने के परिणाम स्वरूप आपकी कॉस्ट भी बढ़ती चली जा रही है और इसे हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट के अंतर्गत अब देखिए जो कॉस्ट है आपकी टोटल कॉस्ट, वो टोटल कॉस्ट के अंतर्गत दो प्रकार की कॉस्ट होती है। एक आपकी होती है टोटल फिक्स कॉस्ट और दूसरी आपकी होती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। मैंने आपको अभी डिफाइन किया था। ठीक है, यानी टोटल कॉस्ट जो होती है वो टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट के समायोजन से बनती है। अब कैसे? टोटल फिक्स कॉस्ट इक्वल टू नॉट फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट, ये उत्पादन की इकाइयों का फलन नहीं है। ठीक है, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि चाहे उत्पादन बढ़े चाहे उत्पादन घटे, टोटल फिक्स कॉस्ट सदैव स्थिर होती है। सपोज दैट मैं एक कंपनी बनाने जा रहा हूं, सबसे पहले मैंने उसके लिए लैंड परचेज किया। ठीक है, उसके लिए मैंने सबसे पहले लैंड परचेज किया और ये लैंड मान लीजिए 10 करोड़ रुपए की है और 10 करोड़ रुपए लगाने के बाद मेरा आउटपुट क्या हुआ? 0, क्योंकि जमीन पर बिस्किट नहीं बनेंगे। ठीक है, 10 करोड़ रुपए लगाने के बाद मेरा उत्पादन क्या है? 0 है। मैंने इस पर बिल्डिंग बना दिया, 10 करोड़ की जमीन पर मैंने 10 या 12 करोड़ रुपए लगा करके इसका ढांचा तैयार कर दिया, भवन बना दिया, फैक्ट्री बना दिया। उत्पादन कितना है? उत्पादन अभी भी 0 है। अब देखो मैंने 22 करोड़ रुपए खर्चा कर दिए, 22 करोड़ रुपए खर्चा करने के बाद मेरा उत्पादन क्या है? 0 है। ठीक है, तो ऐसी लागत जो उत्पादन बढ़ने या घटने का जिसके ऊपर इंपैक्ट ना पड़े, वो कॉस्ट आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट कहलाती है। अगर मेरा उत्पादन सपोज दैट 1 लाख यूनिट का हो जाता है तो ये 22 करोड़ रुपए मेरी लागत एज इट इज ही रहेगी। ठीक है, चाहे मैं 1 लाख यूनिट उत्पादन बिस्किट का करूं चाहे मैं 2 लाख यूनिट इस बिस्किट का उत्पादन करूं, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो टोटल फिक्स कॉस्ट क्या प्रूफ हो गया कि जो टोटल फिक्स कॉस्ट होता है इट इज नॉट फंक्शन ऑफ क्यू होता है, ये उत्पादन की इकाई का फलन नहीं होता है। यानी उत्पादन बढ़े या उत्पादन घटे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या हुआ कि मेरी बिल्डिंग बन गई, इस पर मैंने क्या हुआ? बिल्डिंग्स बना दिया, कंपनी के प्लांट्स मैंने लगा दिया सपोज दैट। अब मुझे क्या करना है कि मुझे दूसरी कॉस्ट वहन करनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमें क्या बताती है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमें ये बताती है कि ये उत्पादन की इकाइयों का फलन माना जाएगा। उत्पादन की इकाइयों का फलन माना जाएगा मतलब होता है कि अगर आप ज़्यादा उत्पादन करना चाहोगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। जैसे आपने 1 लाख बिस्किट उत्पादन कर रहे हो तो आपको कितनी लागत आ रही है? मान लीजिए 20 लाख रुपए आ रही है। ठीक है, लेकिन अगर आप 2 लाख यूनिट उत्पादन करना चाह रहे हो तो 2 लाख यूनिट उत्पादन करने के लिए निश्चित रूप से अब आपको इनपुट कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी, ज़्यादा प्लांट लगाने पड़ेंगे, ज़्यादा आटा, चीनी और अदर मटेरियल परचेज करने पड़ेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कंटिन्यू बढ़ती चली जाती है। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि जो टोटल कॉस्ट होती है वो टोटल कॉस्ट में 2 प्रकार की कॉस्ट इंक्लूड होती है। एक होती है टोटल फिक्स कॉस्ट और दूसरी होती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। पहली वाली कॉस्ट को हिंदी में कुल स्थिर लागत की संज्ञा देते हैं तथा दूसरी वाली लागत को हम लोग कुल परिवर्तनशील लागत के अंतर्गत कैलकुलेट करते हैं और इन्हीं दोनों का समग्र योग हमें कुल लागत की श्रेणी में ला देता है। ठीक है, यानी हम इन दोनों का अगर योग कर देते हैं तो योग करने के परिणाम स्वरूप हमें कुल लागत प्राप्त हो जाती है।
ठीक है, तो ये फार्मूला भी हमारा बन गया। फार्मूला हमारा क्या बन जाता है कि टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये मेरा फार्मूला बन जाता है। ठीक है, अब देखो, ये मेरे पास 3 प्रकार की लागतें मैंने यहां पे डिफाइन कर दिया आपको। कितनी प्रकार की हैं? 3 प्रकार की लागतों को यहां पर हमने दर्शा दिया। ठीक है, अब दोनों पक्षों को उत्पादन की इकाइयों से विभाजित करने पर, तो दोनों पक्षों को उत्पादन की इकाइयों से विभाजित कर दीजिए। दोनों पक्षों को जब उत्पादन की इकाइयों से विभाजित कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? सबसे पहले टोटल कॉस्ट को सीख लीजिएगा। टोटल कॉस्ट को उत्पादन की इकाइयों से विभाजित करने के परिणाम स्वरूप मुझे औसत लागत प्राप्त होगी। ठीक है, ये औसत लागत का फार्मूला है कि अगर आपको औसत लागत कैलकुलेट करना है तो टोटल कॉस्ट को उसके उत्पादन की इकाइयों से, चाहे वो क्यू के फॉर्म पे हो चाहे वो एक्स के फॉर्म पे हो, तो कुल लागत को उत्पादन की इकाइयों से विभाजित करने के परिणाम स्वरूप हमें औसत लागत प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार टोटल फिक्स कॉस्ट को उत्पादन की इकाइयों से विभाजित करने के परिणाम स्वरूप औसत स्थिर लागत प्राप्त होता है। ठीक है, यानी टोटल को अगर कुल उत्पादन की इकाइयों से विभाजित करेंगे तो हम औसत प्राप्त करते हैं, और इसी प्रकार अगर आप कुल परिवर्तनीय लागत को विभाजित करते हैं तो औसत परिवर्तनीय लागत प्राप्त होती है। इसको हम जोड़ देते हैं तो जोड़ने के परिणाम स्वरूप हमें क्या मिल जाता है? हमें मिल जाता है कि औसत लागत बराबर औसत स्थिर लागत तथा औसत परिवर्तनीय लागत। इस प्रकार अब हमको औसत में 3 प्रकार की लागतें पुनः प्राप्त हो गई। 3 प्रकार की लागतें। ठीक है, फार्मूला आपका क्लियर है कि AC इक्वल टू AFC प्लस AVC, और AFC कैसे निकाली जा सकती है? टोटल फिक्स कॉस्ट को उत्पादन की इकाइयों से विभाजित करना होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, पहला पॉइंट एंड दूसरा पॉइंट। तो इस तरह हम लोग कुल लागत से औसत लागत की गणना आसानी से कर सकेंगे। अब बात आती है किसकी? अब आती है सीमांत लागत की। सीमांत लागत यानी अंतिम इकाई को उत्पादन करने की लागत को हम लोग सीमांत लागत की संज्ञा देते हैं। तो मार्जिनल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है कि मान लीजिए एक उत्पादक है, वो लास्ट यूनिट का प्रोडक्शन करना चाहता है, तो लास्ट यूनिट के प्रोडक्शन के लिए उसे कितनी इनपुट कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, उसे हम लोग सीमांत लागत की श्रेणी के अंतर्गत रखेंगे। तो आइए देखते हैं सीमांत लागत की गणना किस प्रकार से करते हैं। अभी हमने देखा आपके साथ कि जो हमारे पास कुल लागत है TC बराबर TFC प्लस TVC, ये मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था। दोनों पक्षों का उत्पादन के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब उत्पादन चाहे तो वो Q हो, चाहे X हो, चाहे अदर वेरिएबल कोई हो, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का उत्पादन के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, उत्पादन के सापेक्ष मैंने यहां पे क्या मान लिया? उत्पादन को मैंने Q मान लिया। तो चलिए दोनों पक्षों का अवकलन करते हैं। D/dQ ब्रैकेट में TC इक्वल टू D/dQ ब्रैकेट में TFC प्लस D/dQ ब्रैकेट में TVC। मैंने दोनों पक्षों का अवकलन कर दिया। ठीक है, जब आप अवकलन करोगे तो अवकलन करने से क्या आएगा? सीमांत लागत आएगा। इक्वल टू, जब टोटल फिक्स कॉस्ट का अवकलन किया जाएगा तो क्या आएगा? सीमांत स्थिर लागत आएगी। और इसी प्रकार से जब कुल परिवर्तनीय लागत का अवकलन उत्पादन की इकाइयों के संदर्भ में किया जाएगा तो सीमांत परिवर्तनीय लागत हमें प्राप्त होगी।
तो इस प्रकार हमारे पास देखिए ये फार्मूला बन जाता है और ये फार्मूला हमें ये बताता है कि जो सीमांत लागत है वो सीमांत स्थिर लागत और सीमांत परिवर्तनशील लागत का योग होता है। ठीक है, तो यानी सीमांत स्थिर लागत तथा सीमांत परिवर्तनशील लागत के योग द्वारा हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। अब एक पॉइंट याद रखिएगा हरदम कि या जो मार्जिनल फिक्स कॉस्ट है ये सदैव जीरो होती है, इसका मान सदैव जीरो होगा। क्यों? क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट हरदम एक नंबर होगा। ठीक है, टोटल फिक्स कॉस्ट सदैव एक नंबर होने के कारण जो सीमांत स्थिर लागत है वो सदैव जीरो होगा। इसलिए सीमांत लागत सीमांत परिवर्तनीय लागत के सदैव बराबर आएगी। यह एक एडिशनल पॉइंट आपको याद करना होगा। ठीक है, तो इतनी लागतों को अगर आपने पढ़ लिया तो आप कॉस्ट से पूरे प्रश्नों को सॉल्व आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने इतने प्रश्नों को जान लिया है, समझ लिया है, तो अब आप आसानी से लागतों को कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलिए आइए हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमने लागत कितनी पढ़ ली है, चलो एक बार देख लेते हैं। पहले तो हमने कुल लागत के विषय में जाना, फर्स्ट लागत है, फिर TFC दूसरी लागत है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट तीसरी लागत है, औसत लागत चौथी है, औसत स्थिर लागत पांचवी है, औसत परिवर्तनीय लागत छठी है। फिर आपने सीमांत लागत सातवीं, सीमांत स्थिर लागत आठवीं और सीमांत परिवर्तनशील लागत नौवीं, यानी 9 प्रकार की लागतों को मैंने आपके साथ दर्शाया है। तो चलिए एक प्रश्न मैं लेता हूं एग्जाम्पल के तौर पर, और उस प्रश्न में हम देखेंगे, मैं एक ही प्रश्न में 9 प्रश्नों को सॉल्व करूंगा, 9 प्रकार की लागतों को कैलकुलेट करूंगा। अगर आपको प्रश्न समझ में आ गया तो समझ जाइए कोई भी लागत से अगर प्रश्न आएंगे सारे प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए मैं एक प्रश्न लेता हूं। एक फर्म का क्वेश्चन मैंने लिया है, एक फर्म का कुल लागत फलन है 3Q क्यूब प्लस 2Q स्क्वायर प्लस 40Q प्लस 400। कुल लागत फलन है। देखो चलो कैलकुलेट करो, क्योंकि एक तो दिया ही है, तो यानी टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, एवरेज कॉस्ट क्या होगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, मार्जिनल फिक्स कॉस्ट क्या होगा और मार्जिनल परिवर्तनशील लागत क्या होगी। ठीक है, तो देखो 8 प्रकार की लागतें मैंने दे दिया, क्योंकि 9वीं लागत ऑलरेडी फलन के रूप में हमको दी गई है। तो ये इतनी प्रकार की लागतों को आपको कैलकुलेट करके दिखाना है। साथ ही साथ अगर Q बराबर 1 है तो TFC का मान निकालिए, TVC का मान निकालिए, AC का मान निकालिए, AFC का मान निकालिए, ABC का मान निकालिए, यानी सारी लागतों का मान भी निकालना है। और अगर Q का मान यानी उत्पादन की इकाइयों का मान नहीं दिया रहेगा तो केवल और केवल आप फलन ज्ञात कर पाओगे, केवल और केवल आप फलन ज्ञात कर सकते हो, मान नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये प्रश्न एग्जाम में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है, क्योंकि देखो स्थिर लागत जो होती है, एक उत्पादक को स्थिर लागत इसलिए वहन करना पड़ता है क्योंकि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर उसको डेवलप करना होता है। एक कंपनी के मालिक से आप पूछिए, कंपनी के मालिक से पूछिए कि अगर आप कंपनी खोलते हैं तो आपके पास 20 करोड़ रुपए 50 करोड़ रुपए आपने लगा दिया, उत्पादन कितना हुआ या कितनी इनकम आपने जनरेट किया, तो उसका आंसर होगा 0। बिकॉज क्योंकि ये हमारा कंस्ट्रक्शन स्टेज है, मैंने लैंड खरीद लिया, मैंने बिल्डिंग बना लिया, तो ये सारे काम एक प्रोड्यूसर कर सकता है।
ठीक है। तो एक प्रोड्यूसर इन सारे काम को, एक्टिविटी को संपादित करता है और उसके संपादन के परिणाम स्वरूप उसका जो उत्पादन होता है वो कितना होता है, वो जीरो उत्पादन होता है। तो यही टोटल फिक्स कॉस्ट की विशेषता होती है कि जो कुल स्थिर लागत होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, वास्तव में वो ये दर्शाता है कि उत्पादक इतना लगाने के बाद भी उत्पादन अभी भी उसका शून्य है। तो ये पॉइंट है। दूसरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है, यानी उत्पादक अगर उत्पादन की प्रक्रिया संपादित कर देता है तो निश्चित रूप से उसकी लागतें बढ़ जाएंगी, उसकी लागतें प्रभावित होंगी। तो इस प्रकार जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है ये बताता है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो होता है वो उत्पादन की इकाइयों से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। तो ये देखो, जब तक माइक्रो इकोनॉमिक्स का आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तब तक आप मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में भी काम नहीं कर पाओगे। ठीक है। याद रखना, माइक्रो को समझने के लिए मैथमेटिकल आना जरूरी है और मैथमेटिकल को समझने के लिए माइक्रो आना जरूरी है। दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो चलिए, सबसे पहले मैंने इस आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट किया, टोटल फिक्स कॉस्ट वाली आइडियोलॉजी को। तो जब मैं टोटल फिक्स कॉस्ट को कैलकुलेट करता हूं तो मुझे पता है कि कुल लागत फलन में Q बराबर 0 करने पर अब प्रश्न बनता है कि आखिर TFC निकालने के लिए कुल लागत फलन में हमने Q बराबर 0 क्यों रखा। क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि एक उत्पादन अगर शून्य उत्पादन प्राप्त कर रहा है और फिर भी कुछ लागतें वहन करनी पड़ रही है तो वही लागत आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट होगी। यानी टोटल फिक्स कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल फिक्स कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए आपको उत्पादन की इकाइयां शून्य करनी पड़ेंगी, तभी आप इसकी गणना कर सकते हो, अन्यथा आप गणना नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए आपको कुल लागत फलन में उत्पादन की इकाइयां शून्य करनी होंगी और यह हरदम है। कभी भी आपसे पूछा जाए अगर टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया है तो टोटल फिक्स कॉस्ट का निकालने के लिए आपको उत्पादन की इकाइयां शून्य करना ही होगा, तभी आप TFC की गणना कर सकते हो। तो चलो हम रखते हैं। तो यहां पर जो टोटल कॉस्ट है TC बराबर 3Q क्यूब प्लस 2Q स्क्वायर प्लस 40Q प्लस 400, Q बराबर 0 रख दो। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। 3 0 का होल क्यूब प्लस 2 0 का होल स्क्वायर प्लस 40 0 प्लस 400, सब 0 हो जाएगा और बचेगा क्या, 400। यानी टोटल फिक्स कॉस्ट में देखिए कोई वेरिएबल इंक्लूड नहीं होता, यही फलन है और यही इसका मान है, दोनों वैल्यूज यहां पर यही होगी। यानी TFC विल बी 400, दिस इज द फंक्शन एंड दिस इज द वैल्यू, और कुछ नहीं। चाहे उत्पादन की इकाइयां 1 करो चाहे 2 करो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना होगा कि TFC आपने कैलकुलेट कर लिया। चलिए दूसरा पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अब आप देख सकते हो कि टोटल कॉस्ट बराबर टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है। अब मुझे टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालना है तो टोटल कॉस्ट में से टोटल फिक्स कॉस्ट को मैं घटा दूंगा। टोटल कॉस्ट में से अगर मैं टोटल फिक्स कॉस्ट को घटा दूं, इधर मैं बाएं साइड ट्रांसफर कर ले जाऊं तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो चलिए यही फार्मूले को मैं यहां इंप्लीमेंट करता हूं कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए टोटल कॉस्ट में से टोटल फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दिया जाए। अब टोटल कॉस्ट फलन दिया है आपको तो उस फलन को लिख लो। तो फलन क्या दिया है, 3Q क्यूब प्लस 2Q स्क्वायर प्लस 40Q प्लस 400, ये TC दिया है माइनस TFC कितना दिया है 400, तो 400 से 400 कैंसिल हो गया। तो ये जो आपके पास वैल्यू आएगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट 3Q क्यूब प्लस 2Q स्क्वायर प्लस 40Q, दिस इज द फंक्शन ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये क्या है,
टोटल वेरिएबल कॉस्ट फलन होगा। ठीक है, अब आपको देखो यहां प्रश्न में क्या दिया है कि यदि उत्पादन की इकाइयां एक है तो मान बताइए, तो आप यहीं पर वैल्यूज को पुट कर दीजिए, q बराबर 1 पुट कर दीजिए। तो जब q बराबर 1 पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा, 3 1 का होल क्यूब प्लस 2 1 का होल स्क्वायर प्लस 40, और यहाँ पर q की जगह 1 कैलकुलेट कर लो, तो 3 प्लस 2 प्लस 40 आपके पास हो जाएगा 45। दिस इज द वैल्यू ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगी। ठीक है, तो फलन आपका दिस इज द फंक्शन एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ टीवीसी। ठीक है, मुझे लगता है ये भी क्लियर हो गया। तो अब आपको तीनों चीज निकल के आई। ठीक है, कि टीसी फलन ऑलरेडी गिवन है, और टीसी का मान अगर निकालना है तो q बराबर 1 की वैल्यू इस फलन में रख दोगे तो टीसी का मान भी निकल आएगा। टीएफसी मैंने निकाल दिया और टीवीसी मैंने निकाल दिया। अब तीसरा प्रश्न बनता है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एवरेज कॉस्ट, क्या होगा, एवरेज कॉस्ट की वैल्यू क्या होगी। तो देखो एवरेज कॉस्ट हमको जब कैलकुलेट करना, क्योंकि मैं इस पॉइंट पे अब काम कर रहा हूं, तो एवरेज कॉस्ट के फार्मूले पे मैं जाता हूं। तो एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए करना क्या होगा, टोटल कॉस्ट फंक्शन को, मैं फिर से बोल रहा हूं, फंक्शन प्राप्त करने के लिए फंक्शन ही रखना होगा, वैल्यू प्राप्त करने के लिए वैल्यू रखोगे। बट यहां पे प्रश्न फंक्शन का भी वैल्यू का है, तो इसलिए हम फंक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो टोटल कॉस्ट फंक्शन को अगर उत्पादन की इकाइयों से विभाजित कर देंगे तो एवरेज कॉस्ट फंक्शन मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए मैं रख देता हूं यहां पर वैल्यू, तो हो जाएगा टोटल कॉस्ट बाई क्यू, और टोटल कॉस्ट है 3q क्यूब प्लस 2q स्क्वायर प्लस 40q प्लस 400 और डिवाइडेड बाई q। तो क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 40, ये 40 है, 40 प्लस 400 अपॉन क्यू, ये आपकी हो जाएगी एवरेज कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, एवरेज कॉस्ट ये आपका फंक्शन हो गया, दिस इज द फंक्शन। ओके, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ q इक्वल टू 1 पुट कर दोगे तो मुझे मान पता चल जाएगा। तो आपका वैल्यू है 3 1 का स्क्वायर प्लस 2 1 प्लस 20, सॉरी 40 है ये, 40 प्लस 400 अपॉन 1। इसको कैलकुलेट कर लो, 3 प्लस 2 प्लस 40 प्लस 400, तो कितना हो जाएगा आपके पास, तो ये आपका हो जाएगा 440 एंड 445 यानी 445, ये आपका वैल्यू होगी, दैट इज द वैल्यू ऑफ एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से एवरेज कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो एंड फंक्शन भी जनरेट कर सकते हो। चलो अगला है एएफसी निकालो। एएफसी निकालो, तो एएफसी कैसे निकलेगा, देखो मैं अब यहां पर आ गया हूं, एएफसी कैलकुलेट कर रहा हूं, तो मैं फार्मूले में देख सकता हूं कि एएफसी निकालने के लिए टीएफसी को उत्पादन की इकाइयों से विभाजित करना होगा। तो चलो मैं कर देता हूं, एएफसी निकालने के लिए टीएफसी बाई मुझे क्या करना पड़ेगा, क्यू करना पड़ेगा, और टीएफसी का मान मैंने निकाला था 400 बटे क्यू, तो ये हो जाएगी एएफसी फंक्शन, ये आपका एएफसी क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। अब यहां पर अगर मैं q बराबर 1 रख देता हूं तो मुझे एएफसी की वैल्यू पता चल जाएगी, दैट इज 400 अपॉन 1 इक्वल टू 400, तो ये एएफसी की वैल्यू हो गई। ओके, मुझे लगता है क्लियर आपको हो गया होगा। आगे निकालना क्या है, एबीसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट को उत्पादन की इकाइयों से विभाजित करना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट मैंने आपको देखा था कैसे निकलता है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट देखो ये फलन है, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट फलन है, इसको अगर उत्पादन की इकाइयों से विभाजित कर दूंगा तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूं कि आपका 3q क्यूब प्लस 2q स्क्वायर प्लस 40q और डिवाइडेड बाई q,
तो आपके पास हो जाएगा 3Q² प्लस 2Q प्लस 40, ये आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन है। अब इसमें अगर मैं Q बराबर 1 रख देता हूँ तो मुझे वैल्यू पता चल जाती है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बराबर 3 × 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 1 प्लस 40, तो हो जाएगा 3 + 2 + 40 = 45। दिस इज द वैल्यू, ये वैल्यू है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की। तो तीनों चीज़ देखो मैंने निकाल दिया। मैंने क्या निकाला? एवरेज कॉस्ट निकाल दिया, मैंने एवरेज फिक्स कॉस्ट निकाल दिया, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाल दिया। तो इस प्रकार से आप तीनों चीज़ों को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। अब मेरे पास तीसरा प्रश्न बचा। यहाँ तक तो मैंने कैलकुलेट कर दिया। सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करिए, सीमांत स्थिर लागत और सीमांत परिवर्तनशील लागत, यानी 3 इन लागतों को अब कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करना है? तो देखो, सीमांत लागत निकालने के लिए, ये सीमांत लागत है, टोटल कॉस्ट फंक्शन का अवकलन करना होगा। सीमांत स्थिर लागत को निकालने के लिए टोटल फिक्स कॉस्ट का अवकलन करना होगा। सीमांत परिवर्तनशील लागत को निकालने के लिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट का अवकलन करना होगा। तो ये प्रक्रिया जब हम अपनाएंगे तभी हम इन कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं और इसके कॉन्सेप्ट को हम समझ सकते हैं। तो इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अवकलन की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, और अवकलन की प्रक्रिया आना आपको बहुत कंपलसरी है। तो अब मेरे पास है कि जैसे मुझे सीमांत लागत कैलकुलेट करना है, तो सीमांत लागत कैलकुलेट करने के लिए जो कुल लागत फलन है उसका अवकलन करना चाहिए। तो मैंने क्या किया? कुल लागत फलन को लिख दिया 3Q³ प्लस 2Q² प्लस 40Q प्लस 400। अब इसको अवकलन करना है, तो अवकलन मैं डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि मैं मान के चलता हूं कि आपको अवकलन की प्रक्रिया प्रॉपर आती है। तो क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9Q² प्लस 2 2 जा 4Q प्लस 40, क्योंकि Q जिसकी पावर 1 होती है वो नहीं लिखा जाता है, एंड 4 ये कांस्टेंट का अवकलन हरदम 0 होता है। तो ये सीमांत लागत फलन मुझे प्राप्त हो गया। ठीक है, तो ये सीमांत लागत फलन है। और अगर मैं Q बराबर 1 इसमें वैल्यू पुट कर दूं, तो Q बराबर 1 वैल्यू पुट करने पर 9 ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट में 1 प्लस 40, आफ्टर कैलकुलेटिंग द वैल्यू 9 + 4 + 40, दैट विल बी, आपके पास कितना हो जाएगा? 53। दिस इज द वैल्यू ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। इसे हम मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू कहेंगे। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट की ये वैल्यू के नाम से जाना जाएगा। अब अगला प्रश्न है इसी में, देखिए अगला प्रश्न क्या है कि सीमांत स्थिर लागत निकालिए। तो चलिए, सीमांत स्थिर लागत निकालने के लिए हमको करना क्या होगा? सीमांत स्थिर लागत निकालने के लिए, मार्जिनल फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए आपको अवकलन करना पड़ेगा किसका? सीमांत स्थिर लागत का। तो कुल स्थिर लागत का अवकलन करेंगे तो आपको सीमांत स्थिर लागत प्राप्त हो जाएगी। कैसे करेंगे कैलकुलेट? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको अवकलन करना पड़ेगा टोटल फिक्स कॉस्ट का, और टोटल फिक्स कॉस्ट के अंतर्गत यहाँ पे 400 निकल के आया था, और 400 का जब अवकलन करेंगे तो सीमांत स्थिर लागत का मान क्या होगा? 0 निकल करके आएगा। तो मैंने आपको बोला था कि सीमांत स्थिर लागत जो होती है वो सदैव 0 होती है, ये यहां से आप देख सकते हो। इसलिए सीमांत लागत, सीमांत परिवर्तनशील लागत, दोनों का मान सदैव बराबर होगा। ठीक है, इसका मान सदैव बराबर होगा, ये पॉइंट आपको जानना इंपॉर्टेंट है। अब चलिए सीमांत परिवर्तनशील लागत निकालते हैं। तो सीमांत परिवर्तनशील लागत निकालने के लिए कुल परिवर्तनशील लागत को क्या करना पड़ता है? अवकलन करना पड़ेगा। तो चलिए अवकलन करते हैं। तो d/dq उत्पादन की इकाइयों के संदर्भ में 3Q³ प्लस 2Q² प्लस 40Q। चलो अवकलन करते हैं। तो 3Q² प्लस 4Q प्लस 40, यही सीमांत परिवर्तनशील लागत होगी। तो यही सीमांत परिवर्तनशील लागत है, और इसे हम लोग सीमांत परिवर्तनशील लागत फलन कहते हैं। अब अगर इसमें Q बराबर 1 रख दो तो आपके पास क्या हो जाएगा? 3
1 का स्क्वायर प्लस 4 आपके पास 1 प्लस 40 और कैलकुलेट करेंगे 3 प्लस 4 प्लस 40 इट इज 47। तो इस प्रकार से सॉरी 47 53 आना चाहिए। ये कितना था आपका अवकलन करने के बाद, ओके 3 3 जा 9 होगा, सॉरी यहाँ पे 9 होगा, ये आपका 9 हो जाएगा, ठीक है 53 होगा 53। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सीमांत लागत सीमांत परिवर्तनशील लागत के बराबर है। देखो 53 यहाँ पर है और 53 यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ठीक है 53 दोनों जगह समान वैल्यू है। तो इस प्रकार अगर आपको ये प्रश्न सॉल्व करना आ गया तो समझ जाइएगा कि कॉस्ट में जितने भी प्रश्न आज तक बने हैं उन सारे प्रश्नों को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जितने भी प्रश्न आज तक बने हैं, ये एक प्रश्न मैंने सॉल्व किया, यह प्रश्न सारे प्रश्नों का उत्तर आपको दे देगा। चलिए एक प्रश्न मैं आपको नोट करवाता हूं, इस प्रश्न को आप नोट करिए। क्वेश्चन TC बराबर 1/3 क्यू क्यूब प्लस 20 क्यू स्क्वायर प्लस 40 क्यू प्लस 400। पहला प्रश्न, कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तनशील लागत, औसत, औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्तनशील लागत, सीमांत लागत, सीमांत स्थिर लागत तथा सीमांत परिवर्तनशील लागत फलन की गणना कीजिए, इफ क्यूब इक्वल टू 2, यदि 2 इकाइयों का कोई उत्पादक उत्पादन करता है तो TFC का मान क्या होगा ये बताना, TBC का मान क्या होगा ये बताना, AC का मान क्या होगा ये बताना, AFC का मान क्या होगा ये बताना, ABC का मान क्या होगा ये बताना, मार्जिनल कॉस्ट का मान क्या होगा ये बताना, मार्जिनल फिक्स कॉस्ट का मान क्या होता है ये बताना तथा मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट का मान क्या होता है ये बताना। ये सारे वैल्यूज़ आपको बतानी है। तो ये एक प्रश्न है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस प्रश्न को आप सॉल्व करके, ठीक है, और ग्रुप के माध्यम से मुझे आंसर बताओगे और मैं ये चेक करूँगा कि आपको प्रॉपर ये आंसर निकालना आ रहा है या नहीं आ रहा, ये मैं देखूँगा। ये था मेरे साइड से, अब आप अपने प्रश्न पूछ सकते हो।